देखो बेटा, अपन ने पिछली बार ये पढ़ा था कि भाई अपन किसी ऑब्जेक्ट को, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं, और उसे चार्ज करने का जो तरीका होता है बेटा, हम उसको चार्जिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उस चार्जिंग प्रोसेस में मैं आपको ये फर्स्ट जो प्रोसेस है वो पढ़ा चुका, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन अपन पढ़ चुके कि किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम किस प्रकार से फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको याद दिला दूं, अपन ने एक एबोनाइट की रोड को कैट स्किन के ऊपर रब किया था और उसके थ्रू अपन ने उसको चार्ज किया था। मेरे को इससे ध्यान आया, एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि सर ये एबोनाइट की रोड क्या होती है। मैं आपको बेटा बता दूं, जो एबोनाइट की रोड है वो एबोनाइट हार्ड रबर होता है, यानी एबोनाइट अपन हार्ड रबर को ही बोलते हैं। वास्तव में ये इंसुलेटर है, बट जब हम इसे रब करते हैं किसी वुलन क्लॉथ पर, सिल्क क्लॉथ के ऊपर, कैट स्किन के ऊपर, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, बट वो चार्ज इसके अंदर फ्लो नहीं होता, इसलिए हम इसे कंडक्टर नहीं कह रहे, हम इसे इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मैटर बोलते हैं, जो किसका बना होता है यहाँ पे, हार्ड रबर का। तो ये तो बात ही पिछले टॉपिक में आपके डाउट की जो मैंने बताई, और ये अपन ने पढ़ भी लिया। आज बेटा जो अपन चार्जिंग प्रोसेस में नई स्टेप पढ़ेंगे वो है बाई कंडक्शन। चार्जिंग प्रोसेस में जो नई स्टेप है वो कौन सी है, बाई कंडक्शन, यानी कि कॉन्टैक्ट। पर बेटा आपको कंडक्शन से एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो प्रोसीजर है सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की है बाई इंडक्शन, वो अपन बाद में पढ़ लेंगे। पहले अपन बात करते हैं किसकी, बाई कंडक्शन की। बेटा इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंडक्शन है, मतलब ये इसका पर्पज क्या है। आप इसका पर्पज अगर देखोगे तो क्या है, आपका पर्पज मेन तो क्या था कि आप एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते थे, वो तो बेटा फ्रिक्शन से भी हो रहा था, फिर इसकी जरूरत कहां पड़ी। तो हमने फ्रिक्शन वाले मेथड में ये देखा था कि जैसे मैं एक फ्रिक्शन से मैं कंडक्टर को भी चार्ज कर सकता था, बट मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपको उस कंडक्टर के हैंडल पर कोई इंसुलेटर मेटल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके हाथ से वो अर्थ के अंदर चार्ज उसका चला जाएगा और वो चार्ज नहीं होगा। आज हम क्या देखना चाह रहे हैं, इसमें कंडक्शन आ रहा है। कंडक्शन का मतलब बेटा इसका पर्पज क्या है, हम इसका पर्पज समझते हैं। ये क्या करना चाहता है, इसके थ्रू हम एक चार्ज्ड कंडक्टर से, समझे बेटा इस बात को, हम एक चार्ज्ड कंडक्टर से अनचार्ज्ड कंडक्टर को, चार्ज्ड कंडक्टर से अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करना चाहते हैं। सबसे मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि हम बाई कंडक्शन या कॉन्टैक्ट प्रोसीजर के द्वारा किसको चार्ज करते हैं। तो ध्यान रखें, अनचार्ज, आगे क्या पढ़ दिया मैंने, कंडक्टर। ऑब्जेक्ट में तो बेटा इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों ही आ जाते हैं, बट इससे आप किसी चार्ज कंडक्टर से, यानी एक ऑब्जेक्ट आपके पास चार्ज है और वो जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो कौन सी है, कंडक्टर है, उसके थ्रू आपको अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करना है। उसके थ्रू क्या करना है आपको, अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करना है। तो मेरी बात आप ध्यान से समझे यहाँ पे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि मेरे पास एक कंडक्टर है वो चार्ज है और एक कंडक्टर है वो अनचार्ज है, मैं इसको चार्ज करना चाहता हूं इसकी हेल्प से, तो मेरे को कौन सी प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, इसमें मेरे को कौन सी प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, बाय कंडक्शन वाले प्रोसीजर से मैं इसमें कर सकता हूं। ये क्या प्रोसीजर है, इसको अपन पहले समझेंगे। इससे पहले मैं आपको कंडक्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बेटा कंडक्टर हम उन मैटर्स को बोलते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव हो सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें फ्लो हो सकता है, मोशन कर सकता है, हम उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो एक कंडक्टर चार्ज है, यानी उसके ऊपर चार्ज है, इसका मतलब चार्ज उसके अंदर आराम से चार्ज मोशन कर सकता है। आप इस बात को भी समझें कि अगर कंडक्टर है और उसके पास चार्ज है तो वो चार्ज केवल उसकी सरफेस पर पाया जाता है। आप कहीं भी उसको चार्ज दे दोगे, वो चार्ज आकर उसकी फ्री सरफेस पर आ जाएगा। इसके बारे में डिटेल से अपन नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी कर लेंगे। तो अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कंडक्टर किसे बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। तो मोशन कर सकता है, इसीलिए अगर आपको एक चार्ज कंडक्टर से अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करना पड़े तो आप क्या प्रोसीजर अपनाएंगे। तो उस प्रोसीजर के लिए मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल में आप ध्यान देंगे। मैं क्या करता हूं बेटा, एक कंडक्टर ले रहा हूं, इस कंडक्टर को मैं नाम दे रहा हूं ए, और इसको मैं बेटा एक इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रख रहा हूं। ये एक स्टैंड है, इंसुलेटर स्टैंड है, और इसके ऊपर चार्ज है, मैंने चार्ज दे दिया।
इस तरीके से। बेटा दूसरा मैंने क्या लिया, मैंने एक कंडक्टर लिया बी, ये भी मेरे पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को मैंने क्या नाम दे दिया बी। बेटा ये जो कंडक्टर है वो बेटा चार्ज्ड कंडक्टर है, और बेटा ये जो कंडक्टर है वो बेटा अनचार्ज्ड कंडक्टर है। एक चार्ज कंडक्टर है और एक अनचार्ज्ड कंडक्टर है। इसकी हेल्प से इसको मैं चार्ज करना चाहता हूं, तो बेटा मेरे को कौन सा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, क्या मेरे को करना चाहिए। तो मैंने साइड में एक नाम और लिख रखा है कॉन्टैक्ट। इसका मतलब इन दोनों को मेरे को कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा, टच करवाना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे। यहाँ पे एक कंडक्टर लेंगे ए, ये मेरे पास एक कंडक्टर है ए, इसके ऊपर चार्ज था बेटा, इसके ऊपर जो चार्ज था इस ए कंडक्टर के साथ बेटा मैं बी कंडक्टर को कांटेक्ट में ले आऊंगा, इस तरीके से ये बी कंडक्टर कांटेक्ट में ले आऊंगा। अब कांटेक्ट में ले आऊंगा तो चूंकि बेटा ये भी क्या है कंडक्टर और ये भी क्या है कंडक्टर है, तो जो सरफेस इनकी कांटेक्ट है वो टच हो गई, कंडक्टर से कंडक्टर टच हो गया। और हमें पता है कंडक्टर में क्या प्रॉपर्टी होती है, चार्ज फ्लो हो सकता है। तो इस कांटेक्ट सरफेस के थ्रू ए से चार्ज किस में जा सकता है, बी में। अब आप बोलोगे सर ऐसे ही क्यों जाएगा, तो उसको भी समझो बेटा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इसके खुद के चार्ज के द्वारा ही इन चार्ज के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। रिपल्सन हो जाता है तो ये इसको दूर दिखा लेगा, पर पहले जब ये टच में नहीं था तो बाहर इसके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए इससे बाहर नहीं जा पा रहा था। अब जब ये कांटेक्ट में आ गया और जो सरफेस मिली वो इसको अलाउ भी कर रही है कि तू मेरे अंदर से फ्लो हो सकता है, इसका मतलब जब इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो ये चार्ज इसके अंदर एंटर करने लग जाएगा। इस टाइप से इसका ये चार्ज यहाँ से हटके और इसके ऊपर चला जाएगा, और आपका जो अनचार्ज कंडक्टर था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। एक चार्ज कंडक्टर के थ्रू आपने क्या कर दिया, अनचार्ज कंडक्टर को भी चार्ज कर दिया। इस प्रोसीजर में बेटा नेचर चेंज नहीं होता, सेम नेचर का चार्ज आता है, सेम नेचर का चार्ज रहेगा दोनों के ऊपर। इट मींस अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज था तो इस पर भी कौन सा जाएगा, पॉजिटिव। इस पर नेगेटिव चार्ज था तो इस पर भी कौन सा जाएगा, नेगेटिव। दोनों पर चार्ज का नेचर भी चेंज नहीं होगा, दोनों पर चार्ज पहले में से चार्ज दूसरे पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। एक और मोस्ट बात, अब आप बोलो कि सर ये इतना ही चार्ज क्यों गया, ये क्या डिस्चार्ज हो सकती है कि भाई अपना सारा चार्ज इसको दे दे। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ये कंडक्टर अपना पूरा चार्ज इसको दे दे केवल कांटेक्ट प्रोसेस में। ऐसा क्या कितना पॉसिबल है कि जैसे इसके पास 6 कूलम चार्ज था तो ये उसमें से 3 कूलम चार्ज इसको दे देगा और बेटा 3 कूलम चार्ज खुद के पास रख लेगा। यानी जितना चार्ज खुद के पास था उसका उतना ही पार्ट इधर भेजेगा कि जब तक दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए। यानी अगर इसके पास 0 कूलम चार्ज है और इसके पास 6 कूलम चार्ज है तो 6 में से 3 कूलम इसको दे देगा और 3 कूलम खुद के पास रख लेगा। तो मेरी बात समझें, एक ऑब्जेक्ट ऐसी है जो चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट ऐसी है जो अनचार्ज है। मैंने क्या कहा, सपोज इसके पास चार्ज कितना है, 6 कूलम और इसके पास चार्ज कितना है, 0 कूलम। इस प्रोसीजर में अगर आप कॉन्टैक्ट में लाते हो और कॉन्टैक्ट में लाने के बाद बेटा अगर आप उनको आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दोबारा से सेपरेट कर देते हो, अलग अलग कर देते हो, ये ए था ये बी था, तो आप समझे मेरी बात। मैंने क्या कहा, चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों पर इक्वल ना हो जाए। तो इसके पास तो कितना था, 0 और इसके पास कितना है, 6। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों के पास बराबर बराबर अमाउंट में 3 कूलम इसके पास और 3 कूलम चार्ज इसके पास आ जाएगा। पर किस कंडीशन में, जब एक के पास चार्ज था ही नहीं और एक के पास चार्ज था, तो दोनों को जब आपने कांटेक्ट किया तो चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज गया किसके ऊपर, अनचार्ज के ऊपर। कब तक गया, जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए। इसका मतलब सेपरेट के बाद क्या होगा, सेपरेट के बाद जितना चार्ज टोटल था उसका आधा इसके ऊपर और आधा इसके ऊपर। तो 6 इसके पास था, 0 इसके पास था, तो टोटल कितना हुआ, 6 कूलम, और 6 का आधा कितना हुआ, 3 कूलम इसके ऊपर और 3 कूलम इसके ऊपर। ऐसे दोनों पर इक्वल अमाउंट में चार्ज बेटा पहुंच जाता है। कौन से प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट या कंडक्टिंग प्रोसेस में, और ना ही चार्ज का नेचर बदलता है। बट ध्यान रखें ये प्रोसीजर केवल किसमें पॉसिबल है, ये प्रोसीजर केवल कंडक्टर्स में। क्यों, क्योंकि चार्ज का फ्लो केवल किस में होता है बेटा, किस में होता है, कंडक्टर्स में, केवल कंडक्टर में होता है। इसीलिए ये केवल किसके अंदर पॉसिबल है, कंडक्टर में पॉसिबल है। अदरवाइज ये और जैसे मैं इंसुलेटर ले लूं तो और उनको टच कराऊं तो
फ्लो नहीं होता। जैसे मैं एक एबोनाइट की रोड ले रहा हूँ, उसको मैं रब कर रहा हूँ वुलन क्लॉथ पर और इस प्लास्टिक रोड के टच में ला रहा हूँ, तो क्या ये चार्ज हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज है, वो इसके ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये इंसुलेटर है। अगर ये मान लो मेटल की रोड है जैसे कॉपर की और ये आयरन की, ये चार्ज है, ये नहीं है, टच करूं तो चार्ज चला जाएगा क्योंकि इनमें चार्ज का फ्लो हो सकता है। किस प्रकार से जाएगा मैंने समझाया है। अब क्या है, आपके इस एक्सरसाइज में आप पीछे देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं और इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आते भी है। वो न्यूमेरिकल्स क्या है, जैसे यहाँ अपन ने क्या लिया, एक चार्ज था, एक अनचार्ज था, एक पर चार्ज की कोई वैल्यू थी, एक पर चार्ज 0 था। तब आपने बहुत इजीली कह दिया कि दोनों पर जो चार्ज जाएगा वो जिस पर जो चार्ज था टोटल उसका आधा आधा हो जाएगा। मैं आपको ये बोलूं कि इसी प्रोसीजर से हम देखेंगे यहाँ पे, इसी प्रोसीजर में। तो बेटा मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे अगर इस तरीके का हो, अपने पास ये कंडक्टर ए है, इस कंडक्टर ए के पास जो चार्ज है वो Q1 है और दूसरा कंडक्टर बेटा मेरे पास ये B है और इस B कंडक्टर के पास जो चार्ज है वो कितना है? Q2। बात समझना। इससे पहली सिचुएशन में मैंने क्या बताया था, ए पर चार्ज था, बी पर चार्ज नहीं था। तो इसको चार्ज करने का तरीका क्या बताया मैंने, दोनों को कॉन्टेक्ट में ले आओ। कॉन्टेक्ट में लाओगे तो इससे चार्ज ट्रांसफर होगा इसके ऊपर, ठीक है। और कितना होगा, जब तक दोनों पर बराबर ना हो जाए। तो टोटल का जो चार्ज था उसका आधा आधा दोनों पर आ गया था। अब इस पे आपका क्वेश्चन आता है कि आपका एक कंडक्टर ए है, एक बी है, दोनों पर चार्ज है, यानी अब मैं चार्जिंग नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जो आपको पीछे न्यूमेरिकल्स में मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि दो कंडक्टर हैं और दोनों चार्ज रखते हैं, हम दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखना आप, ये Q1 चार्ज था, यहाँ कौन सा चार्ज था? Q2। मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आता हूँ। कांटेक्ट का मतलब मैं दोनों को टच करा देता हूँ बेटा इस तरीके से, ये दोनों चार्ज मेरे पास कांटेक्ट में आ गए, ये A था और ये B था। फिर समझे, दोनों अलग अलग थे, दोनों पर अलग अलग चार्ज था, मैंने दोनों को कांटेक्ट में मिला दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद कांटेक्ट में लाने के बाद जब मैं बेटा दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा तो ये सिस्टम एक ही हो गया पूरा। टोटल चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2। इस कंडीशन में टोटल चार्ज कितना है? इस कंडीशन में टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2, क्योंकि दोनों मिल गए। अब अपन क्या कर रहे हैं, वापस दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। ए अलग ला रहे हैं और बी को अलग ला रहे हैं, अलग अलग कर दिया। क्वेश्चन ये बनता है इस सिचुएशन में चार्ज कितना होगा और जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या दोनों पर इक्वल होगा? तो ये बात तो क्लियर है, अभी अपन ने पढ़ा है कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज रुकता ही, फ्लो होना रुकता ही कब है भाई? आपने दोनों को कांटेक्ट में लाया तो एक दूसरे के ऊपर फ्लो होगा, कब रुकेगा? जब दोनों पर चार्ज इक्वल हो जाएगा। बट आप इस बात को समझें यहाँ पे कि मैंने क्या देखा, यहाँ से इसके ऊपर चार्ज गया Q1 डैश और इसके ऊपर चार्ज रह गया कितना? Q2 डैश। मैं इसको आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक कंडक्टर मेरे पास A है, उसके पास Q1 चार्ज है, एक कंडक्टर B है, उसके पास Q2 चार्ज है। मैंने देखा Q1 में से चार्ज फ्लो होता है कब? जब दोनों को कांटेक्ट में ला देता हूं, तो कितना चार्ज? dq। A1 से A से dq चार्ज निकलता है और B पर चला जाता है, यानी ये dq चार्ज रिलीज कर रहा है और B dq चार्ज को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा होने के बाद मैंने देखा दोनों पर से चार्ज रुक गया फ्लो होना, मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट कर दिया तो मैंने देखा A पर कितना चार्ज बच गया? Q1 डैश, और B पर कितना चार्ज हो गया? Q2 डैश। बेटा आप क्या मेरे को बता सकते हो Q1 डैश की वैल्यू कितनी होगी? तो आप इस बात को समझें, हेयर Q1 डैश इज इक्वल टू, देखो Q1 किसका चार्ज है? A का। कांटेक्ट में लाने के बाद A पर पहले कितना था? Q1, तो मैंने लिखा इनिशियल चार्ज Q1। कितना ट्रांसफर कर दिया इसने? dq, तो माइनस dq। dq निकल गया तो कितना बच गया इसके ऊपर? Q1 डैश, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं, ये तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? चार्ज ऑन A आफ्टर सेपरेटिंग। ध्यान देंगे हम, आफ्टर सेपरेटिंग, यानी जब हम इनको सेपरेट करते हैं उसके बाद में चार्ज इतना बच गया। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, किसकी? अपन चार्ज ऑन B के ऊपर आफ्टर सेपरेटिंग। सेपरेटिंग के बाद B पर चार्ज कितना बच गया? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? Q2 डैश इज इक्वल टू
भाई कांटेक्ट में लाके अलग किया तो पहले कितना था Q2, कितना सेट किया इसने यहाँ से dq, तो प्लस क्या लिखेंगे dq। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई बेटा सेकंड। अब आप बताओ आपने भी क्या कहा, बाय कंडक्शन ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप टच करके अलग अलग करते हो, टच कर लिया उसके बाद में चार्ज का ट्रांसफर रुक गया, फिर आपने अलग अलग किया, तो इसका मतलब अलग अलग करने पर दोनों पर जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा। तो उस प्रॉपर्टी के थ्रू, बाय प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, देयर विल बी चार्ज, देयर विल बी इक्वल चार्ज ऑन बोथ कंडक्टर्स आफ्टर सेपरेटिंग। वहां पे इस प्रोसीजर के थ्रू अगर आप उनको सेपरेट करते हैं तो उसके बाद दोनों पर जो चार्ज का अमाउंट है वो इक्वल होगा। इट मींस Q1 डैश बराबर होगा बेटा किसके, Q2 डैश के। Q1 डैश किसके बराबर होगा, Q2 डैश के। तो अब अपन ने देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू रखी, Q1 डैश की वैल्यू कितनी, Q1 माइनस dq इज इक्वल टू Q2 प्लस dq। बताओ बेटा यही आएगा, दोनों से वैल्यू रख दी मैंने देखो क्या किया, dq को एक तरफ कर लिया तो क्या आया बेटा Q1, Q2 को इधर लाऊंगा तो माइनस Q2 इज इक्वल टू dq, इसको उधर ले जाऊंगा तो प्लस dq। तो कितना आ गया बेटा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2dq। तो यहाँ से बेटा मेरे को dq का अमाउंट मिल गया Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। समझे ये क्या मिला आपको, ये वो चीज मिली कि A से B पर कितना चार्ज गया कांटेक्ट में लाने से, पहले कितना चार्ज था इतना इतना, कांटेक्ट में लाने के बाद A से B में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ था dq, तो वो कितनी वैल्यू होगी, वो दोनों पर जो चार्ज था उसके डिफरेंस का हाफ होगा, इतना चार्ज यहाँ पे क्या हुआ ट्रांसफर हुआ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर ये चलो ट्रांसफर हो गया, उसके बाद में मैंने जब इनको सेपरेट किया तो नया चार्ज कितना बच गया, एक पर Q1 डैश और B पर Q2 डैश, वो कितना है वो वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। तो सिंपल सी बात है, Q1 डैश की वैल्यू ये थी फर्स्ट में, dq की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। फर्स्ट में देखो क्या है बेटा, Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस dq, dq की जगह क्या रखेंगे बेटा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि बाहर माइनस था तो माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, इसलिए अपने को लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा Q1 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया, या चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, मैंने 2 LCM ले लिया तो कितना आ गया Q1 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस Q1 माइनस माइनस प्लस Q2, और यहाँ 2 LCM लिया तो ये Q1 के साथ कितना हो जाएगा 2Q1, भाई 2 LCM लेगा तो इसके बटे 1 मानोगे तो ये कितना हो जाएगा 2Q1 में से Q1 गया तो कितना बच गया Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, किसकी वैल्यू आ गई बेटा ये Q1 डैश की, दैट इज इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 4। नाउ मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ बेटा किसकी Q2 डैश की, तो मैं फिर से लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर में बात करते हैं बेटा पर। तो सेकंड इक्वेशन देखो कितनी है बेटा, यहाँ से Q2 डैश इज इक्वल टू कितना बेटा यहाँ पे Q2 प्लस dq। अब dq की वैल्यू फिर से पुट करो तो dq की वैल्यू कितनी है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। बेटा मैंने क्या किया यहाँ पे 2 LCM ले लिया, 2 LCM लूंगा तो ये वापस 2Q2 प्लस Q1 और माइनस कितना हो गया बेटा Q2। अब आप देखिए बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 2Q2 में से Q2 गया तो कितना बच गया Q1 तो पहले से था प्लस का Q2 बच गया और बटे 2 Q2 डैश। इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 देखो Q1 डैश की वैल्यू Q1 प्लस Q2 बाई 2 और Q2 डैश की वैल्यू Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि अगर दोनों पर चार्ज है अलग अलग अमाउंट का है, आप कॉन्टैक्ट में लाके अलग अलग करते हो तो भी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर सेपरेटिंग दोनों पर जो चार्ज होगा वो अमाउंट में इक्वल होगा, पर होगा कितना, जो दोनों पर इनिशियल चार्ज था उसके सम का हाफ होगा। सपोज दैट इसके पास कितना था 6 कूलम, इसके पास कितना था 3 कूलम, तो ऐड करो कितना हो गया 6 और 3 9 कूलम। तो अब सेपरेटिंग के बाद दोनों पर कितना होगा इक्वल, पर 9 कूलम का कितना होगा हाफ, और 9 कूलम का हाफ कितना होता है 4.5 कूलम। क्या मेरी बात समझ में? क्वेश्चन आता है कि मान लो सर इसके ऊपर 10 कूलम हो और इसके ऊपर मान लो आपका -6 कूलम हो, तब कितना होगा, तो हम दोनों को ऐड करेंगे 10 कूलम प्लस -6 कूलम, तो कितना बच गया
प्लस का 4 कूलम और फिर उसका जस्ट हाफ होगा, तो 4 कूलम का हाफ दोनों पर कितना कितना बच गया 2 कूलम। तो ये बात हमें समझनी है। अगर इसके ऊपर 0 हो तो मैं पहले समझा चुका, अभी आप ऐड करो 10 और 0 कितना हो गया 10, तो 10 का हाफ दोनों पर कितना कितना हो जाएगा 5 कूलम। अगर दोनों पर अलग अलग चार्ज है तो फिर कितना होगा, दोनों पर जो चार्ज है उस टोटल का सम और फिर सम का कितना होगा हाफ। यानी हमें कॉन्टैक्ट प्रोसीजर के थ्रू जो टोटल चार्ज मिलता है उस टोटल चार्ज की वैल्यू अगर हम सेपरेट कर दें तो अलग अलग जो अमाउंट होता है दोनों के ऊपर वो टोटल चार्ज की वैल्यू का हाफ होता है। ये प्रोसीजर हमें किससे मिलता है, कॉन्टैक्ट प्रोसीजर से। ये मैंने समझाया, वो आपके बेटा पीछे न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा कि दो कंडक्टर को टच कर दें और फिर दोनों को अलग अलग कर दें, अब चार्ज कितना बचा, तो ध्यान रखें दोनों के सम का कितना बचेगा हाफ, और दोनों पर बराबर रहेगा, इसमें नेचर भी चेंज नहीं होता। और हम इसके थ्रू एक चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज को भी क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तीसरी जो प्रोसेस होगी बेटा वो अपन कल पढ़ेंगे।